बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म मेहरवी में आपसे जो बात होने जा रही है वो है पोलन एलर्जी और उसके साथ बुखार, उसके साथ छींकें, उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के एलर्जी के जो मसाइल होते हैं हम इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। जबकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल करते हैं, पूछते हैं, या बहुत सारे लोग मशवरा करते हैं, वो कहते हैं जी हमने इसके लिए बेशुमार किस्म की फरंगी तेब की अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं वो भी खाकर देखी, बल्कि बहुत सारे जो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ एलर्जी सेंटर में जाकर कई महीने बल्कि कई साल यानी 1.5-2 साल 3 साल 4 साल लगातार हमने वैक्सीन जो है वो एलर्जी की वो भी करवाई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एलर्जी ठीक नहीं होती। जबकि हमारा तिब का कॉन्सेप्ट ये है कि एलर्जी कोई बीमारी नहीं, एक हसासियत है, एक सेंसिटिविटी का नाम है, और आपके अंदर से आपके मिजाज और उसकी इम्बैलेंसमेंट की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। छींकें आती हैं तो बहुत ज्यादा आती हैं, नज़ला कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा बहता है। इसी तरह से जिस्म पे खारिश और मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी और उसकी मुख्तलिफ इकसाम, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पोलन के सीजन में बहुत ज्यादा तंग होते हैं। अभी पोलन का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, जो कि जब बहार का मौसम शुरू होता है, दरख्तों पे नए पत्ते निकलते हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म के फूल निकलते हैं, और उन फूलों से कहा जाता है कि बहुत सारी जो पोलन्स जो है वो एलर्जी फैलती है और इंसानों को तंग करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर वो मरीज जो है उसकी अपनी असाबी कंडीशन जो होती है, तिब की रोशनी में जो उसका मिजाज होता है उसको चेंज कर लिया जाए तो वही पोलन होगा, वही सीजन होगा और वही सब कुछ होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। तो आइए आज इस पे हम बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और इसका बेहतरीन इलाज जो है वो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में तिब्ब नबवी के अंदर बहुत बेहतरीन मौजूद है। पोलन एलर्जी को मौसमी बुखार भी कहा जाता है, इसमें हाई फीवर भी हो जाता है। मौसमी बुखार की आमद के साथ ही कुछ अफराद को छींकों की कसरत, गले में खराश, नज़ला ज़ुकाम और बुखार की शिकायत लाक होती है। मौसम बुखार का ये बुखार तपे काही, एलर्जिक रिनाइटिस या हाई फीवर कहलाता है। अंग्रेजी ज़बान के लफ्ज है का मतलब घास है। इस बुखार की वजह ये होती है कि इस मौसम में दिन के दौरान सूरज की तेज किरणें शगुफों को चटकाती हैं तो घास फूस, पौधों और दरख्तों के फूलों के बारीक ज़र्रात और बीज हवा के जरिए से सांस के रास्ते जिस्म में दाखिल होकर नज़ले ज़ुकाम और बुखार की कैफियत पैदा कर देते हैं। कई अफराद किसी एक दरख्त को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये तस्वर गलत है। जैसे बुखार के आते ही इस्लामाबाद के रहायशी शहतूत के दरख्तों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि जापान में देवदार के दरख्त इसका सबब करार दिए जाते हैं। सुंबल के दरख्तों के बारे में भी यही कुछ कहा जाता है, क्योंकि उसमें से भी रुई सी उड़ रही होती है। इसी तरह अमेरिका में रैगवुड या हॉगवुड को इसका सबब करार दिया जाता है। आमतौर पर इंतहाई बारीक जर्रे जो कि मट्टी या गर्दो गुबार के भी हो सकते हैं, और पौधों के पोलन या जरगल के भी, जो कि नर पौधे से मादा पौधे तक का सफर बजरिया हवा तय करते हुए इंसानों की सांस की नालियों में चले जाते हैं, और कहा जाता है कि एलर्जी का बायस बनते हैं। सांस की नालियों को मुतासर करने वाले एलर्जन से मुख्तलिफ इलामात जो पैदा होती हैं। एलर्जी की जो इकसाम होती है दोस्तों, उसको 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। आइए जरा उसके भी आपको हम वीडियो विजुअल्स के जरिए बताते हैं। नंबर 1 है मामूली इलामात यानी माइल्ड सिम्टम्स। नंबर 2 होते हैं दरमियानी इलामात यानी मॉडरेट सिम्टम्स, और नंबर 3 होते हैं शदीद इलामात यानी सुवियर सिम्टम्स। अब इसमें देखते हैं कि जो नंबर 1 हमने आपको बताया कि मामूली नोयत की इलामात होती हैं, उसमें ये होता है कि जिल्द पर खारिश या निशानात, आंखों में खारिश, आंखों से पानी का इखराज, नाक की बंदिश की कैफियत यानी नाक बंद हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 था दरमियानी इलामात, जिसको हम मॉडरेट सिम्टम्स कहते हैं। इसमें यह होता है कि खारिश, सांस लेने में दिक्कत, छींकें आना और नाक का बहना। उसके बाद नंबर 3 था शदीद इलामात यानी सुवियर सिम्टम्स जो होते हैं। उसमें क्या होता है कि शदीद नोयत की इलामात जो होती हैं उनमें एनाफाइलेक्स भी कहा जाता है इन अलामात को,
اور گلے میں شدید نوعیت کی سوجن جس کی وجہ سے مریض کو نگلنے میں دقت ہوتی ہے، پیٹ میں درد، اینٹھن، قے اور الٹی متلی یعنی اور اس کے بعد اسہال یعنی اس کو پیچش موشن کا لگنا اور ذہنی ابتری، پورے جسم پر خارش یا سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان پڑنا، سانس کی تنگی اور سانس لیتے ہوئے آواز آنا یعنی چھاتی سے سیٹیوں کی آوازیں، گلے میں سوزش ہونا، آواز کا بیٹھنا، ہاتھوں پاؤں ہونٹوں یا سر کا کانپنا۔ جب کوئی شخص الرجی سے دوستوں متاثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کے اندر جو عوامل نمودار ہوتے ہیں ان میں نمبر 1 ہے کہ جسم الرجی کے خلاف مخصوص قسم کی اینٹی باڈی تیار کرنے لگتا ہے جسے IgE کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ انسانی جسم میں 5 اقسام کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں جنہیں IgA، IgM، IgE، IgG اور IgD کا نام دیا گیا ہے۔ جسم میں پیدا ہونے والی اینٹی باڈی IgE خون کے مخصوص خلیات جنہیں ماسٹ سیل کہا جاتا ہے کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ ماسٹ سیل جو خلیات ہوتے ہیں عموماً سانس کی نالیوں، آنتوں یا جسم کے کسی بھی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ جب کوئی الرجن اینٹی باڈی پیدا کرتا ہے اور اینٹی باڈی ماسٹ خلیات سے چپکتا ہے تو ماسٹ خلیات خون میں مختلف اقسام کے کیمیکلز یعنی ہسٹامین خارج کرنے لگتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے دوستوں کہ الرجی سے بچاؤ اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ الرجی سے بچاؤ کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ جس چیز سے الرجی پیدا ہو رہی ہو اس سے بچا جائے، یہ کہنا ہے ڈاکٹرز کا۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے یا پرہیز کے باوجود تکلیف برقرار رہے تو اس کا علاج کیا جائے۔ الرجی پیدا کرنے والی اشیاء سے محفوظ رہنا بہترین حکمت عملی جو ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ الرجی سے بچاؤ کے سلسلے میں جو ہدایات جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ الرجی سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس موسم میں حتی الامکان سرسبز علاقے میں جانے سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 2 پولن کے موسم میں گھروں کی کھڑکیاں اور گاڑیوں کے دروازے بند رکھے جائیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت چہرے پر ماسک یا نقاب استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 4 سونے والے کمرے میں قالین یا دری بچھی ہو تو اسے نکال دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو طاقتور ویکیوم کلینر جو ہوتا ہے اس سے ہر روز جو ہے وہ قالین، کارپٹ وغیرہ کی دریوں کی جو گھر میں بچھائی ہوتی ہیں اس سے اس کی صفائی کی جائے۔ نیکسٹ نمبر ہے کہ سونے والے کمرے میں ہر وہ شے نکال دیں جو گرد آلود ہوں یا گرد پکڑتی ہوں، ڈسٹ والی ہوں، جیسے گدیاں، روئی کی بھری ہوئی دیگر اشیاء وغیرہ۔ سنبل یا پروں والے تکیے اور گدے استعمال نہ کریں۔ کمروں کے اندر کی صفائی گیلے کپڑوں سے کریں تاکہ دھول نہ اڑے۔ وقتاً فوقتاً سٹیم یعنی بھاپ لیں اور اس کے بعد نیم گرم پانی کے غرارے کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ دوران الرجی پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ لیکن نیم گرم پانی استعمال کریں اور شہد ڈال کر کریں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ناک کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اب اگر دوستو سوچا جائے کہ اگر ہم ایز اے مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہم 5 وقت کی نماز، پنجگانہ نماز پڑھتے ہوں اور 5 وقت اگر ہم وضو کرتے ہوں تو مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں جس میں ہمیں یہ کہا گیا اور یہ فرمان رسول ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے سٹیم کی بات کی کہ سٹیم لینی چاہیے تو اس کا بہترین جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک پانی کی وہ پتیلی لے لیں، اس کے اندر پانی ڈال لیں اور اس میں 2 چمچ نمک ڈال لیں اور 15 سے 20 پتے آپ جو ہیں وہ سفیدے کے درخت کے توڑ موڑ کے اس کے اندر فریش پتے ڈال لیں اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اس کو کوئی 10-15 منٹ اپنی آنچ کے مطابق، آگ کے مطابق اس کو اچھی طرح سے گرم کریں۔ ڈھکن اٹھا کے نہیں دیکھنا اور اندازے سے پھر آپ اس کو نیچے اتار لیں اور پھر اپنے اوپر ایک کوئی بھی یہ جو آج کل گھروں میں ایسی کمبل آئے ہوئے ہیں یا جس کو دور کھیس کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز بڑی سی آپ اپنے اوپر شال لے لیں اور اپنے آپ کو اس کے اندر لپیٹ لیں اور اپنے سامنے وہ پتیلی پانی جس میں بھاپ بنائی گئی ہے وہ رکھ لیں اور پھر اوپر کپڑا اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کے پھر آہستہ آہستہ اس کا ڈھکن جو ہے وہ اٹھانا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اٹھائیں، اس میں سے بھاپ نکلے گی، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے تھوڑا سا ٹائم گزرتا جائے آہستہ آہستہ ڈھکن تھوڑا تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد سارا ڈھکن اٹھائیں۔ اس میں سے جو بھاپ نکل رہی ہے، جو سٹیم بنی ہے، اپنے ناک سے ہوا اندر کھینچیں، منہ کے راستے باہر نکالیں۔
नाक से हवा अंदर खींचें, मुंह के रास्ते बाहर निकालें। इस तरह ये जो स्टीम लेने का अमल है इसको किया जाए, ये बहुत फायदेमंद है। इसी तरह से इस मौसम में लौंग और दालचीनी का कावा जो है वो भी बहुत अच्छा है कि आप 3 अदद लौंग ले लें और 1 लकड़ी दालचीनी, फिंगर साइज 1 टुकड़ा दालचीनी का लेकर इन 2 चीजों को आप 1 गिलास पानी में डालकर चूल्हे पे रख के आप इसको हल्की आंच पे पकाएं। जब ये पकते हुए आधा गिलास पानी रह जाए तो आप इसे नीचे उतार कर छान लें और उसको कप में डाल लें। फिर हस्बे जायका शहद है तो 1-1.5 चम्मच शहद डाल लें या गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें और उसमें जौहर जो शानदार जो होता है उसका 1 पैकेट भी डाल लें और इसको मिक्स करके नीम गर्म इसको जो है वो आप इसको दिन में 2 दफा या 3 दफा जरूर पिएं। इसके साथ साथ मेथी के बीज की आपको बताता चलूं कि मेथी के बीज ले लें और उनको थोड़ा सा पीस कर दड़ा टाइप जरा मोटा मोटा पीस लें, दड़ा कर लें और फिर 1 चम्मच जो है वो जो ये दड़ा की है आपने मेथी के बीज, इनको आप 1 चम्मच लेकर इसको 1 गिलास पानी में डालकर इसको भी चूल्हे पर रखकर इसको भी आप कोई 5-7 मिनट 2-4 मिनट आग के मुताबिक इसको जरा उबालें। जब इसके 2-3 उबाले आ जाएं और अच्छी तरह उसका कलर इसमें निकल आए तो फिर इसके बाद इसको नीचे उतार लें और इसमें हस्बे जायका शहद डालकर इसको सुबह निहार मुंह जो है वो लेना चाहिए। ये बेहतरीन जो है वो एंटी एलर्जी है मेथी के बीज जो है। मजीद अगर कोई मसला या कोई परेशानी लाकर और इसका प्रॉब्लम आपको अगर इससे ज्यादा अरसे से है और वो नहीं ठीक हो रहा और वैक्सीन लगवाने और उसके बावजूद भी अगर आप अभी तक इन छींकों में, एलर्जी में और पोलन और इसके मसाइल में फंसे हुए हैं तो तिब्बे नबवी में और तिब्बे कुरानी में इसका बेहतरीन इलाज जो है वो अल्लाह के फजल से उस तरीका इलाज में मौजूद है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, जब उनका इलाज होता है तो यकीन करें बाद में वो कहते हैं कि अब तो वो छींक भी नहीं आती जो किसी के याद करने से आती हैं। सो इसलिए अपना बेहतरीन इलाज करवाएं और इन बीमारियों और इन मसाइल से जान छुड़ाएं। बज़्म मैरवी में अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मुआलिज हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मैरवी को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह देखते रहें मैरवी टीवी और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।